पिछले लेक्चर में हमने किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस और बेसिकली फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर. Today we will discuss the nature of physical laws. We know that physics is called the study of nature and natural phenomena. During the keen observation and experiment, the scientist to a certain facts, and the base of these certain facts on certain laws, and some physical quantity remains constant in time, and these are called the conservation quantity of nature. In physics, we often deals with the following conservation laws. फर्स्ट जो लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. सेकंड लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. थर्ड लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. एंड फोर्थ इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एंड चार्ज, these are the flowing quantities which are always conserved in the nature. We are discussed step to step all the four laws. First of all, law of conservation of energy. कि law of conservation energy है क्या? Energy can be transferred from one form to another form. कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदली जा सकती है और ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बट अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नेवर चेंज्ड. टोटल जो एनर्जी है वो कभी भी चेंज नहीं होती है. एनर्जी को केवल हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल सकते हैं और एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जा सकते हैं, लेकिन टोटल जो एनर्जी है पूरे सिस्टम की वो हमेशा कंजर्व रहेगी. इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल कर सकते हैं. अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्टेन हाइट पे है, कि एच हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है, ये ग्राउंड है, इस ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है, इसको हिंदी में हम स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं. ये पोटेंशियल एनर्जी है जब वस्तु एच हाइट पर है. जब हम इस ऑब्जेक्ट को इस हाइट से नीचे गिराते हैं तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में बदलती है. पोटेंशियल एनर्जी चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी. कब तक बदलेगी? जस्ट बिफोर टू हिट द ग्राउंड, कि ग्राउंड पर टच ना हो तब तक जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट होती रहेगी काइनेटिक एनर्जी में. और जब कोई ऑब्जेक्ट हिट करता है ग्राउंड से तब टोटल जो काइनेटिक एनर्जी है वो ट्रांसफर हो जाती है अदर फॉर्म ऑफ द एनर्जी. कौन सी एनर्जी फॉर्म में? वो हो सकती है हीट में और साउंड में. हीट एंड साउंड में. तो इस एग्जाम्पल के द्वारा टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ट्रांसफर हुई काइनेटिक एनर्जी में और काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हुई हीट और साउंड एनर्जी में. तो इस पूरे सिस्टम का जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रही, सिर्फ वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में चेंज हुई. अगर हम आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पढ़ते हैं, E इज इक्वल टू mc², यहाँ c जो है वो एक कांस्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है. तो यहाँ से एक लॉ और पैदा होता है कंजर्वेशन का, जिसको हम कहेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. यहाँ इस इक्वेशन में, इस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में E इज इक्वल टू m. इसका मतलब है कि m और E, मास और एनर्जी, दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं. यानी मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास. और किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो अगर हम किसी सिस्टम के अंदर अगर हम टोटल एनर्जी देखें तो वो डिपेंड करती है कि ऑब्जेक्ट का मास क्या है.
लेकिन अगर हम एक न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इससे निकलने वाली जो एनर्जी है, और अगर इसका टोटल मास देखा जाए तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन दोनों का सम अप करें मास का, तो टोटल मास जो है उस न्यूक्लियस का वो ज़्यादा है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कम है। इसका मतलब है कि कुछ जो एनर्जी है वो प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को बाइंड करने में भी है इसके पास। टोटल जो एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी कि हम लिखें कि टोटल एनर्जी या टोटल मास ऑफ द बाउंडेड सिस्टम, किसी भी सिस्टम का जो मास है, मास ऑफ ए बाउंडेड सिस्टम या सिस्टम इज इक्वल टू सम ऑफ द मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट माइनस जो एनर्जी इसको बाइंड करती है, बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं, डिवाइड बाय सी स्क्वायर। तो टोटल जो मास है किसी भी न्यूक्लियस का वो किसके बराबर होगा कि सम ऑफ द मास ऑफ द कंस्टिट्यूट, जो इसको बनाते हैं उसका टोटल मास, माइनस बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय सी स्क्वायर। इसी कारण जो एटम बम या हाइड्रोजन बम की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर एटम बम और हाइड्रोजन बम का साइज तो बहुत छोटा है, लेकिन उसके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है कि मास जो है वो कन्वर्ट तो होता है एनर्जी में, लेकिन साथ में उसके पास बाइंडिंग एनर्जी भी है। तो टोटल एनर्जी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, मास प्लस उसकी बाइंडिंग एनर्जी। तो सम ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू सम ऑफ द मास ऑफ द कंस्टिट्यूट माइनस बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय सी स्क्वायर। अब हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या है? लीनियर मोमेंटम का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और उसकी वेलोसिटी कितनी है। किसी भी डायरेक्शन में मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। तो किसी भी सिस्टम का लीनियर जो मोमेंटम है वो भी कंजर्व रहता है। इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स, अगर कोई बाहर की फोर्स ना लगाई जाए, द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, कि किसी भी सिस्टम का टोटल जो कॉन्स्टेंट है वो चेंज नहीं होगा। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं गन और बुलेट का, कि गन है और उसके अंदर एक बुलेट है, गन के अंदर एक बुलेट है, बिफोर द फायरिंग, फायरिंग से पहले इसका जो टोटल मोमेंटम है वो क्या है, 0 है। ड्यूरिंग द फायर, जब फायर हो जाता है उस वक्त भी टोटल मोमेंटम क्या है, 0 है। कैसे कि बुलेट जो है वो आगे की तरफ चलती है, जब बुलेट आगे की तरफ मूव करती है गन पीछे की तरफ मूव करती है। पीछे चलाने वाले व्यक्ति को एक धक्का लगता है गन के कारण, तो बुलेट आगे की तरफ बढ़ती है और गन पीछे की तरफ। अब भी टोटल जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या है, 0 है। और आफ्टर द फायर, जब फायर हो चुका होता है उस समय भी गन और बुलेट दोनों का टोटल जो लीनियर मोमेंटम है वो 0 रहता है। अब जो फोर्स अप्लाई करी गई गन के ऊपर या ट्रिगर के ऊपर बुलेट को फायर करने के लिए, वो जो एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होगी, वो होगी साउंड में। कि जब बंदूक से गोली चलती है तो उसमें से आवाज़ पैदा होती है साउंड में। तो इसका मतलब है कि किसी भी सिस्टम का अगर बाहरी फोर्स ना लगे तो पहले और बाद में टोटल जो लीनियर मोमेंटम है वो हमेशा 0 या हम कह सकते हैं वो अनचेंज्ड रहता है। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम होता क्या है? एंगुलर मोमेंटम का मतलब है कि मास ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया का मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन पे है वो उसी पोजीशन पे रहेगी। तो एंगुलर मोमेंटम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर स्पीड, कि उसकी एंगुलर स्पीड कितनी है। तो एंगुलर मोमेंटम जिसको हम L द्वारा लिखते हैं, L इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। आई का मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा का मतलब है एंगुलर स्पीड।
तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इफ द टोटल एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन ए सिस्टम, कि किसी भी सिस्टम के ऊपर कितना बाहरी टॉर्क लगा ऑन ए सिस्टम इज जीरो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अगर किसी सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल जो टॉर्क है वो जीरो है तो उसका एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसके लिए अगर हम एक एग्जांपल सोचें कि क्या एग्जांपल है, अगर हम सोचते हैं कि एक प्लेनेट है वो हमेशा अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है, कोई प्लेनेट है जो अपने सर्कल में हमेशा चक्कर लगाता है, या हम कह सकते हैं कि कोई प्लेनेट है वो एक इलिप्टिकल पाथ में सन के चारों तरफ, ये सन है इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है इन ए ऑर्बिटल प्लेन, एक अपने ऑर्बिट प्लेन में, एंड एंगुलर मोमेंटम, और अपने एक एंगुलर मोमेंटम में, इन दिस प्लेन, इस प्लेन में, इन दिस प्लेन द कांस्टेंट जो मोमेंटम है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा ड्यू टू द एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या रहता है, कंजर्व, वो जब तक कोई बाहरी फोर्स नहीं लगेगी तब तक वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो इस प्रकार इफ द टोटल एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज जीरो, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब हम पढ़ेंगे लास्ट और फाइनल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आप चार्ज से परिचित हैं कि जब हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया है किसी प्रकार का 10वीं क्लास में, कि जब हम एक स्केल को अपने क्लॉथ से रगड़ते हैं तो वो चार्ज हो जाता है, और अगर कागज़ के टुकड़े उससे उठाए जाते हैं तो उठ जाता है। लेकिन किसी भी सिस्टम का जो चार्ज है, जब हमें ये पता है कि अगर हम स्केल को क्लॉथ के साथ रगड़ते हैं तो वो कागज़ के टुकड़ों को अपनी तरफ खींचता है। अब जब हम रगड़ते हैं उस समय स्केल जो है चार्ज हो जाता है। अगर स्केल के ऊपर कोई चार्ज है तो कपड़े के ऊपर भी दूसरा चार्ज होगा। इसका मतलब है कि चार्ज जो है वो हमेशा कंजर्व रहता है, कि चार्ज आर नाइदर क्रिएटेड नोर कैन बी डिस्ट्रॉयड बट आर सिंपली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, और ना ही उसको हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर हम इसका एक एग्जाम्पल लें समझने के लिए कि किस प्रकार हम चार्ज को समझ सकते हैं, तो किसी बॉडी में या किसी भी ऑब्जेक्ट में चार्ज किस प्रकार क्रिएट होता है, किस प्रकार ट्रांसफर होता है, इसके समझने के लिए हम मानेंगे कि एक एटम है, एक बॉडी है जो कि एटम से बनी होती है, और एटम में क्या होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम में जब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाती है किसी भी तरीके से, तब इलेक्ट्रॉन की जनसंख्या ज़्यादा होगी तो उस एटम के ऊपर हम कहेंगे कि वो एक नेगेटिव चार्ज आ गया है। इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर ज़्यादा है तो नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब है उस एटम पर नेगेटिव चार्ज होगा। अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया जाए तो उसमें प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, इस प्रकार उस एटम पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस प्रकार हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो इस प्रकार लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज क्या कहता है कि चार्ज आर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड बट सिंपली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो इस प्रकार हमने अपना ये लास्ट जो टॉपिक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड लास्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चारों कंजर्वेशन लॉ पढ़े हैं। इस प्रकार हमारी फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे द्वारा पढ़ाया गया अच्छी तरह से समझ रहे हैं। फिर भी अगर आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट ज़रूर दें, मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि और बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। घर में रहें, सेफ रहें। थैंक्स।